मेरा नाम रूहीन है। हम बहुत गरीब लोग थे। गरीबी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। शादी से पहले भी मैंने गरीबी भरी जिंदगी गुजारी थी। शादी के बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद जितनी परेशानियां मैंने शादी से पहले झेली है, भगवान शादी के बाद मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे होश उड़ जाएंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं 20 साल की थी। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर घर गृहस्थी अच्छे से जानती थी, क्योंकि हम गरीब परिवार की लड़कियां ना तो ज़्यादा चालाक होती हैं और ना ही बाहर की दुनिया हमने ज़्यादा देखी हुई होती है। मेरे माता पिता ने बड़ी मुश्किल और परेशान हालात में मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ कर दी जिनको जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरे पति की नौकरी नहीं थी, या ये कहें कि कभी उसने मेहनत मजदूरी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि मेरे माता पिता ने अपना बोझ हल्का करने के लिए मुझे इस आदमी के हवाले कर दिया था। अभी मेरी कोई शादी की उम्र भी नहीं थी, लेकिन मैं खूबसूरत नहीं थी। मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे। मैंने अपने माता पिता का घर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। मेरे पिता बहुत गरीब आदमी थे। मेरे पिता की तबीयत खराब रहती थी और उनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों की शादी अपनी आंखों के सामने देख सकूं। उसके बाद मैं तसल्ली से मर सकूंगा। बस इसी वजह से मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक लापरवाह लड़के के साथ कर दिया। लोगों को लगता था कि जब इसका घर बस जाएगा तो खुद ही जिम्मेदारी समझने लगेगा। जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई थी उसका नाम रजत था। रजत देखने में बहुत अच्छा था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। जवान लड़का था। शादी की बात सुनकर खुश हो गया और खुशी खुशी शादी कर ली। लेकिन ये नहीं सोचा कि इतनी महंगाई के दौर में शादी करना और बीवी बच्चों को पालना लोहे के चने चबाने के बराबर है। फिलहाल जब मैं शादी होकर अपनी ससुराल गई तो मैंने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। शुरू शुरू के दिनों में मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहता था, मुझसे बहुत प्यार करता था और हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर भी मौजूद थे। मेरे पति की 2 जवान बहनें भी थी। एक दिन अचानक मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब बहनों की जिम्मेदारी मेरे पति पर आ गई थी। मेरी सास की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी दोनों नंदें तो पढ़ी लिखी थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। उनकी मेहनत करने से घर में कुछ पैसे आ जाते थे। उनके भाई को तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। रजत को यह भी नहीं पता था कि पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है और फिर बहनों की शादी करनी है। मेरी सास हमेशा अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान रहती और कहती कि मेरा बेटा इतना लापरवाह है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटियों की शादी कभी हो सकेगी। लेकिन मैंने अपनी सास का हमेशा साथ दिया। मेरी माँ ने शादी पर मुझे दहेज तो नहीं दिया था, लेकिन सोने की एक अंगूठी और सोने के कुंडल दिए थे। मेरी बड़ी नंद का रिश्ता लग गया था। जैसे तैसे उसकी शादी का इंतजाम हो गया था। मैंने अपनी एक सोने की अंगूठी अपनी बड़ी नंद को दे दी और अपनी की जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, जबकि अपनी बहनों की शादी करना मेरे पति का फर्ज बनता था। लेकिन मेरे पति को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। इसी तरह से मैंने अपनी छोटी नंद की शादी की और उस पर जो खर्च हुआ वो मैंने अपने कुंडल बेचकर पूरा कर दिया था। मेरी सास हमेशा अपने बेटे को बुरा कहते और मेरी तारीफ करती थी। जब मेरे ससुर जिंदा थे तो उन्होंने अपने बेटे की शादी की जिम्मेदारी ली थी। मेरे ससुर ने अपने बेटे की शादी इसलिए की थी कि कहीं उनका बेटा गलत संगत में आकर बिगड़ जाए। मेरा पति घर में कोई पैसा नहीं लाता था। सारा दिन घर से बाहर निकलता और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद घर पर लौट आता था। और देखते ही देखते शादीशुदा जिंदगी के 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे। हम दोनों के बीच कभी छोटे मोटे झगड़े हो जाते, कभी हम एक दूसरे से रूठ जाते और एक दूसरे को मना लेते। मैं अपने पति के साथ सिर्फ समझौता करके ही गुजारा कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में आने वाली परेशानियां शादी के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। घर के हालात जब तक मेरी सास जिंदा थी तो थोड़े कंट्रोल में थे, लेकिन घर के हालात दिन ब दिन अब बिगड़ने लगे। जब धीरे धीरे मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरी सास के इलाज का खर्च बहुत था। उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा था। ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई थी। लेकिन मेरे पति को अपनी माँ का भी ख्याल नहीं था। उनकी माँ मौत से लड़ रही थी। मेरे पति को अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए एक दिन मेरे पति की माँ भी दुनिया को छोड़कर चली गई और मेरे पति को अपनी माँ के मरने पर भी कोई अफसोस नहीं था। अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रह गई थी,
क्योंकि मेरे पति का कोई भाई भी नहीं था। दोनों बहनें शादी होकर अपने ससुराल में खुश रह रही थी। इधर मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसे हमेशा अपना फायदा ही दिखाई देता था। भगवान ने मुझे अभी तक कोई संतान नहीं दी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि भगवान ने मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं दी, क्योंकि इस परेशानी भरी जिंदगी में मेरा अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैं अपने बच्चे को कैसे पालती। मेरा पति घर में खाली हाथ बैठा रहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया था। घर में रहकर मुझसे खाने को मांगता, जबकि वह खुद तो मुझे कमाकर लाकर नहीं देता था। भला मैं उसे कहाँ से खाना खिला सकती थी, जबकि मैं तो 2 या 3 दिन में एक बार खाना खाती थी। जब मैं उसे कुछ खाने को नहीं देती तो गुस्से में आकर वो मुझे मारता पीटता था। मेरा पति मेहनत करने की बजाय ऐसे तरीकों से पैसे लाना चाहता था जो तरीका आसान हो और जिस तरीके से ज़्यादा पैसे मिलते हो। अपने पैसे वो अपने पास रखता था, मुझे तो 1 रुपए भी नहीं देता था। उसका काम बस यही था कि वो मुझसे घर में लड़ाई झगड़ा करता। जब मैं उसका कहना नहीं मानती तो वो मुझ पर भी जुल्म करता था। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे मेरे खाने पीने तक की कोई फिक्र ना हो और वो मुझे मार मार कर बेहाल कर दे। एक दिन मैं अपना सामान बांधकर घर छोड़कर जा रही थी। मैं अपने माता पिता के घर चली गई थी। जब मेरे पति को यह बात पता चली तो वो मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी घर छोड़कर भी जा सकती हूँ। मेरे बिना उसको घर काट खाने को दौड़ रहा था। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मेरे साथ घर वापस चलो, मैं घर में अकेला रह गया हूँ। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था और रो रहा था। उसने कहा आगे से मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा, मारने के लिए तुम पर भी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और काम करके तुम्हें पैसे भी ला कर दिया करूँगा। मेरे माता पिता ने भी मुझे समझा बुझाकर उसके साथ भेज दिया था। मैं ससुराल में आने के बाद उस पर काम का दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने उसे समझाया था कि मेहनत करो, घर की ज़रूरतें पूरी करो और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं और ज़्यादा परेशानी नहीं उठा सकती। मुझसे अलग होने की कोई धमकी से मेरा पति डर गया था और सबसे ज़्यादा तो वो मेरे घर छोड़कर जाने पर डरा हुआ था। उसे मेरे बिना इस घर में नानी याद आ गई थी। वह अगले ही दिन नौकरी की तलाश में निकल गया था। 2-3 दिन तक तो उसे नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि ना तो वह पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी कोई मेहनत मजदूरी की थी। उसके हाथ में कोई हुनर भी नहीं था जो कोई उसे किसी तरह का काम दे सकता था। जब वह घर आता मैं रोज उसे काम के बारे में पूछती तो वो कहता था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। जब मैं नौकरी नहीं करना चाहता था तो लोग मुझे हर तरह का काम देने के लिए तैयार थे। अब आज जब मैं नौकरी करना चाहता हूँ तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मैंने अपने पति से कहा कि इसलिए कहते हैं कि समय और चीज़ की कद्र करनी चाहिए। क्या पता कब कौन सी चीज़ सही समय पर हमारे हाथ आ जाए। मेरा पति नौकरी ना मिलने पर बहुत निराश था। मैं समझ गई थी कि अगर अब की बार मेरे पति को नौकरी मिल गई तो वो अपनी नौकरी पूरी जिम्मेदारी से करेगा और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह जरूर घर के हालात बेहतर कर देगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे अलग होने पर इतना ज़्यादा डर जाएगा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं यह कदम बहुत पहले ही उठा लेती। मेरा पति जिसने पहले कभी कोई काम नहीं किया था, अब रोज रोज के धक्के और नाकामी उसे और भी ज़्यादा कमज़ोर बना रही थी। पर मेरी मोहब्बत और तसल्ली उसे हर दिन एक नई हिम्मत दे दी, जिसकी वजह से गुजरे हुए दिन की सारी थकान भूलकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ता। मैं भगवान के आगे हर रोज रो रो कर प्रार्थना करती मेरे पति को नौकरी मिल जाए। फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरे पति को किराए का ऑटो चलाने की नौकरी मिल गई थी। क्योंकि मेरा पति पहले अपने दोस्तों की कार चलाया करता था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत ऑटो चलाना भी आता था। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन मेरा पति ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा था। दिन की 150 रुपये ही कमा कर लाता था। मुझे लगा था कि मेरे पति की नौकरी लग जाने से हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। 150 रुपये में आजकल एक टाइम का खाना भी नहीं बन रहा, तो फिर मैं पूरे घर का खर्च कैसे उठा सकती थी। मुझे आज रह रहकर अफसोस हो रहा था और मैं अपने सास ससुर के बारे में सोच रही थी कि अगर मेरे सास ससुर ने सख्ती दिखाकर अपने बेटे को पहले कोई काम सिखाया होता या उसके लिए सही फैसला किया होता, शादी से पहले ही तो आज ठोकरें न खा रहा होता। इकलौता बेटा होने की वजह से मेरे ससुर ने अपने बेटे को बहुत ढील दी हुई थी और फिर उस ढील की सज़ा भुगत रही हूँ। हमेशा गलतियाँ बच्चों की ही नहीं होती। बच्चों को अच्छा बुरा सिखाने वाले तो उनके माता पिता होते हैं। अपने सास ससुर और अपने माता पिता की सज़ा को मैं भुगत रही थी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी शादी देखभाल कर नहीं की।
मेरे हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया जिससे घर की जिम्मेदारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब तो मेरे घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। पेट भरने के लिए घर का कीमती सामान भी बेचने की नौबत आ गई थी, जिससे कुछ दिन तक तो हम दोनों ने खाना खाया, लेकिन उसके बाद हम दोनों भूखे रहने लगे क्योंकि हमारे पास सब कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन इस बीच यह बात बहुत अच्छी थी कि मेरा पति मेरी बहुत कदर कर रहा था और उसे हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। वह हमेशा मुझे इस बात का भरोसा दिलाता था कि वो एक दिन ज़रूर घर के हालात बेहतर कर देगा और मुझे इस घर में रानियों की तरह रखेगा। मैं अपने पति की परेशानी को अच्छी तरह समझ रही थी और मेरे लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एक दिन मेरी मोहब्बत और हिम्मत ने भी हार मान ली और मैं भी इस गरीबी से मजबूर हो गई थी। मेरे पति से अब ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। वह घर से ठान कर निकला था कि आज वो ज़्यादा पैसे लेकर आएगा और ज़्यादा सवारियों को तलाश करने की कोशिश करेगा, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरा पति सुबह जब घर से निकला था तो उसके चेहरे पर बहुत मायूसी छाई हुई थी, लेकिन जब रात को घर पर लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी और उसके हाथ में काफ़ी सारा सामान था। वह घर के लिए राशन और मेरे लिए कुछ फल वगैरह लेकर आया था। बहुत दिनों के बाद हम दोनों ने पसंद का खाना पेट भरकर खाया था। मेरे पति ने कहा कि आज मैंने बहुत मेहनत की है। आज मैंने बहुत सारी सवारियों को अपने ऑटो में बिठाया। मैंने अपने पति की तरफ प्यार भरी नज़र से देखा। थकान और मेहनत की हालात तो उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। सच में उसने आज बहुत मेहनत की थी। मुझे अपने पति की तरफ देखते हुए यह एहसास हो रहा था कि जिस पति की वजह से मैं अपनी किस्मत को कोसती थी वो इतना भी बुरा नहीं है। उसे मेरी तकलीफ़ों का अच्छी तरह से एहसास था। बस वक्त और हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। मैं अपने पति के करीब जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि वो बहुत परेशान लग रहा था। वो ना जाने किस परेशानी में खोया हुआ था। मैंने उसके करीब बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे पता भी नहीं चला कि मैं कब उसके करीब आ गई और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अपने पति को इतनी गहरी सोच में खोया हुआ देखकर मैं भी परेशान हो गई थी कि ना जाने मेरा पति आज इतना परेशान क्यों है, जबकि आज तो उसने बहुत मेहनत की थी। आज तो हमारे लिए खुशी का दिन था। मैंने अपने पति से उसकी परेशानी की वजह पूछी। मेरी आवाज़ पर मेरे पति फौरन ही घबरा गए और कहने लगे, नहीं, मैं तो बस थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। मैंने अपने पति से बहुत जीत करके पूछा कि तुम मुझे परेशान लग रहे हो, लेकिन वो मुझे बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बस इतना ही बताया कि सही वक्त आने पर बता दूंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। मैंने अपने पति के कंधे पर सर रख लिया और उनका हाथ अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों बहुत देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। आज तो मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। मैंने अपने पति को मना भी किया कि मुझसे ज़्यादा तो आप थके हुए हो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। मेरे पति ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं अच्छे पैसे कमा कर लाऊंगा तो तुम्हें इस घर में रानियों की तरह रखूंगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। उसके बाद हम दोनों आराम से बैठकर उसने बाद कॉफ़ी बना कर ले आए। कॉफ़ी पीने के बाद हम दोनों बातें करते रहे। बातें करते करते ना जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पति ने मुझे गोद में ले जाकर कमरे में लेटा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना नया काम शुरू किया, क्योंकि मेरे पति को अपना काम करने का मौका मिल गया था। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरा पति सवेरे ही काम पर निकल गया था। मेरे अपने पति से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज भी मेरा पति पैसे लेकर आएगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने पूरे घर की सफाई अच्छी तरह से कर ली थी। मैं खुद भी अच्छी तरह से तैयार हो गई थी, क्योंकि मेरे पति को अच्छा लगता था जब मैं अच्छे से रेडी हुआ करती थी। मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मेरे पति जब घर आए तो मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कहने लगे, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोज़ जब मैं काम से आया करूं तो मेरा इंतज़ार इसी तरह से तैयार होकर किया करो। मुझे आज बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मेरे पति आज भी ढेर सारे पैसे लेकर आए थे। मेरे पति ने आज मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी। वैसे तो मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जब मेरा पति मेरी खूबसूरती की तारीफ़ किया करता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया। मेरे पति ने कहा कि तुम आराम करो, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। मेरे पति को कॉफ़ी बहुत पसंद थी, लेकिन पहले घर से बाहर ही कॉफ़ी पीते थे। पर अब जब से घर के हालात बेहतर होने लगे थे तो मेरे पति अपने हाथ से मुझे कॉफ़ी बनाकर पिलाते थे। आज भी मेरे पति ने अपने हाथ से कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीने के बाद मुझे पता ही नहीं चला
कि मैं किस टाइम सो गई। हम लोग बाहर आंगन में ही बैठ जाया करते थे और मैं बातें करते करते वहीं पर ही सो जाती थी। सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मैं अपने कमरे में बेड पर मौजूद होती थी। मेरे पति मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया करते थे। इसी तरह मैं रोज अच्छे से तैयार होकर अपने पति का इंतजार किया करती थी और खाना खाने के बाद रोज मेरा पति मेरे लिए और अपने लिए कॉफी बनाकर लाता था। जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। मेरा पति मेरा दीवाना हो गया था, मुझे बहुत प्यार करता था और उसका ऑटो चलाने वाला काम भी अच्छी तरह से चल रहा था। वो बहुत मेहनत से पैसे कमा रहा था। हमारे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होते चले जा रहे थे। लेकिन मेरा पति जब काम से घर वापस आता तो उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी परेशानी दिखाई देती थी। मैं उससे जब भी उसकी परेशानी के बारे में पूछती तो वह मुझे टाल दिया करता था। अब मेरा पति रोज ऑटो चलाने के बाद रात को घर पर ही ले आता था और घर के बाहर खड़ा कर दिया करता था। लेकिन मेरा पति ऑटो को लॉक नहीं करता था, उसकी चाबी ऑटो में ही लगी रहने देता था। न जाने वह ऐसा क्यों करता था। मुझे पता होता था कि मेरा पति ऑटो की चाबी ऑटो से नहीं निकालता। मैं फिर भी अपने पति के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। एक दिन मेरा पति हमेशा की तरह ऑटो लेकर घर पर आया था। ऑटो में बैठा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक मैं चली गई। मैं अपने पति को बिना बताए उनको एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पति किसी से फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए मैं कॉल कटने का इंतजार करने लगी। पर मेरा पति किसी से बात कर रहा था कि आज मुझे आने में कुछ देर लग जाएगी, अभी अभी तो मैं घर पर आया हूँ, पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद कॉफ़ी बनाना होगा, उसके बाद ही मेरा आना होगा। वैसे तो मैं रोज़ जल्दी चला जाता हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ देर हो गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मेरी इतनी ही बात समझ आई थी। लेकिन जैसे ही मेरे पति की नज़र मेरे ऊपर गई, अचानक मुझे देखते ही वह घबरा गया। मेरे पति के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। आज मेरा पति मुझे देखते ही खुश होने के बजाय मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगा। कहने लगा, आइंदा कभी भी इस तरह से दरवाजे पर मत आना, मैं घर में आता तो तुम्हें दरवाजे पर आने की क्या ज़रूरत है। यह कहकर मेरा पति बाहर से बाहर ही चला गया था। आज मुझे ना जाने क्यों मेरा पति बहुत गुस्से में लग रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैंने इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं करती थी। उनकी आवाज़ सुनकर ही तो मैं दरवाजे तक आई थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पति का मूड ऑफ है, लेकिन मैंने सोचा कि जब वह घर पर आएंगे तो मैं उनको मना लूँगी। लेकिन आज मेरा पति जिससे फ़ोन पर बात कर रहा था, उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग शक में चला जा रहा था। मेरा पति कहीं जाने की बातें कर रहा था, जबकि मेरा पति तो खाना खाने के बाद घर से बाहर जाता ही नहीं था। हम लोग सो जाते थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मेरे पति की परेशानी की वजह आज तक मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मेरा पति अपनी परेशानी मुझसे छुपाता क्यों है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और फिक्र भी हो रही थी कि ना जाने मेरा पति घर से बाहर निकलने के बाद ऐसा क्या कर रहा है, जबकि अब घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरा पति घर में ज़रूरत की हर चीज़ टाइम पर ला दिया करता था। पर जब भी मैं अपने पति को परेशान देखती और उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछती तो वो मुझे बहुत डांट दिया करते थे। वे कहते कि तुम मुझे परेशान मत किया करो, मेरी परेशानी की सबसे बड़ी वजह तो तुम खुद हो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। दिन ब दिन मैं देख रही थी कि मेरे पति का बिहेवियर कुछ चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। वो दिन ब दिन परेशान रहने लगे थे और जब वो मुझसे इस तरह से गुस्से में बात करते तो मेरा दिल दुखने लगा था। ऊपर से काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं सारा सारा दिन सोई रहती थी। मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी, चक्कर आते थे और उल्टी भी आ रही थी। रात को मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। मैं अपने पति के साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं बिता पाती थी। फिर भी मैं अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैं घर का कोई काम करने लायक नहीं रही थी। मैं सुबह उठी तो मुझे अपने शरीर में अजीब सी महसूस हो रही थी। कभी मुझे लगता कि मेरा वहम है तो कभी खुद को गंदा गंदा सा महसूस करती थी। जब तक मैं नहा नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। सुबह उठते ही सबसे पहले नहाने जाती थी। जब तक नहाती नहीं थी मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती थी। मेरा सर बहुत चकरा रहा था और मुझे उल्टी आ रही थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, आपका मूड मेरी तरफ से ठीक नहीं रहता, इसलिए मेरी आपसे इस बारे में कहने की हिम्मत नहीं होती, तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। इस बात पर मेरे पति ने कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें मेडिकल से दवाई लाकर दे देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या क्या परेशानी हो रही है।
रात को जब घर आऊँगा तो दवाई लेते आऊँगा। मैंने अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, पर उसके जाने के बाद मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली गई। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आप नशे के सेवन करती हैं। आपके लिए नशा करना बहुत हानिकारक है। इन दिनों आपको नशा नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरान रह गई थी। मैंने कहा, डॉक्टर मैं कोई नशा नहीं करती, और आपका क्या मतलब कि मुझे इन दिनों नशा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि 6 महीने से हम दोनों पति पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले हम दोनों का झगड़ा चलता रहता था। और जब से मेरा पति काम में लगा था, तब से हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। मैं जल्दी ही सो जाया करती थी। और दूसरी सोचने वाली बात ये थी कि मैंने तो कभी नशा भी नहीं किया था, तो फिर डॉक्टर ये सब क्यों कह रहे थे कि मैं नशा करती हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि नशा करने की वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। मुझे ये दोनों बातें जानकर बहुत जोरदार झटका लगा था कि मेरे साथ ही सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नशे की दवाई मुझे कौन दे रहा है, और फिर यह बच्चा किसका है। ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सोचा कि ज़रूर मेरी ज़िंदगी में कुछ न कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर मुझे कोई नशा दे रहा है तो फिर वो मेरा पति ही हो सकता है, और हो सकता है कि यह बच्चा भी मेरे पति का ही हो। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, यह बच्चा मेरे पति का ही हो, वरना मैं इस दुनिया को क्या मुँह दिखाऊंगी। वैसे मेरा पूरा शक अपने पति पर जा रहा था कि जरूर मेरा पति ही मुझे नशा करने की कोई चीज़ दे रहा है। मैं तो किसी से मिलती भी नहीं थी, और काफ़ी दिनों से मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। घर में भी हम दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे। मैं अंदर से बुरी तरह से टूट गई थी, और अपने पति के बारे में बुरी बातें सोच रही थी कि जिस आदमी का घर बसाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वही आदमी मेरे साथ मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे नशा दे रहा था। पर मैंने अपने दिल को समझाया और फैसला किया कि मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। अपने पति से तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरा पति मुझे कभी कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर मैंने अपने दिमाग से आइडिया लगाना चाहा कि मेरा पति मुझे किस तरह से नशा देता है। बहुत सोचने के बाद मैंने नतीजा निकाला कि शायद मेरा पति किचन में जाने के बाद मेरे लिए जो कॉफ़ी बनाता है, उसी कॉफ़ी में ही कुछ गड़बड़ है। तभी तो मेरा पति रोज़ फिक्र के साथ खुद किचन में जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाता है, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला था। अगले दिन मेरे पति ने जब मेरे लिए कॉफ़ी बनाई तो मैंने बहाने से कॉफ़ी को नहीं पिया और उसे फेंक दिया, और अपने पति को बताया कि मैंने कॉफ़ी पी ली है। उसके बाद मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। लगभग आधे घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा पति मुझे गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पति ने मुझे गोद में उठाया और वो मुझे अपने ऑटो में लेकर चला गया। उसने मुझे अपने ऑटो के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद मेरे पति ने घर के दरवाजे को ताला लगाया। मैंने सोचा कि उठकर मैं अपने पति से सवाल करती हूँ कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, पर मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ देर और देख लेती हूँ कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, और मैं इस तरह से एक्टिंग करने लगी ताकि मेरे पति को मुझ पर शक ना हो। मैंने सारी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। थोड़ी देर के बाद मेरे पति ने ऑटो चलाना स्टार्ट किया। ऑटो चलते ही मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगी। मैं चाहकर भी आंखें खोलने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरा पति मुझे बेहोश करने के बाद कहीं लेकर जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रास्ता बहुत लंबा था। मेरा पति इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रहा था, यह डर मुझे बहुत सता रहा था। मेरे पति को लग रहा था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, लेकिन आज तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। रास्ता इतना लंबा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि हम लोग घर से बहुत दूर आ चुके हैं। मेरा सब्र और बर्दाश्त आप ही से बाहर हो रहा था। मैं बोलने ही वाली थी, तभी अचानक मेरे पति ने ऑटो एक बहुत बड़ी हवेली के आगे लाकर रोक दिया। फिर मैं यह सोचकर खामोश हो गई कि यहाँ तक आने के बाद मैं सब्र से काम लेती हूँ और देखती हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और मामले को आखिर तक जान लेना चाहिए कि आखिर मैटर क्या है। मेरे पति ने मुझे गोद में उठाया और वो हवेली के दरवाजे के पास मुझे लेकर खड़े हो गए। हवेली के दरवाजे पर गार्ड खड़ा हुआ था। मेरे पति ने गार्ड से कहा, दरवाज़ा खोल दो और अंदर जाकर कहो कि मैं अपनी पत्नी को लेकर आ गया हूँ। दरवाज़ा खोलने के बाद गार्ड अंदर चला गया था। मेरे पति मुझे लेकर बाहर ही खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद गार्ड बाहर आया और कहने लगा कि साहब आपको अंदर बुला रहे हैं।
मेरा पति जैसे ही मुझे गोद में लेकर अंदर गया तो घर के अंदर कोई भारी सी आवाज वाला आदमी मौजूद था, जिसने मेरे पति को अंदर आने के लिए कहा और कहा कि अपनी पत्नी को सोफे पर लिटा दो। मेरे पति ने मुझे सोफे पर लिटा दिया। मैं अभी तक सब कुछ सुन ही रही थी। मेरे पति ने उस आदमी से बातचीत करना शुरू की। वह आदमी मेरे पति से बहुत इज्जत के साथ बात कर रहा था और उसने मेरे पति को कहा कि आज रात के मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ। मेरे पति ने पैसे लेकर कहा, आपका बहुत बहुत एहसान है। इन पैसों की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इतने दिन होने के बावजूद भी मेरी पत्नी को अभी तक भनक तक नहीं हुई। वो आदमी कहने लगा, तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत पसंद आई। तुम रोज़ टाइम से अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आ जाया करो। मेरा पति कहने लगा कि मैं तो टाइम से ही लेकर आ जाऊं, पर मेरी पत्नी का मुझसे बातें करने को मन करता है तो मैं किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता हूँ और इसकी तरफ से अपना मूड ऑफ कर लेता हूँ। तब जाकर इसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती और ये कॉफ़ी पीने के बाद सो जाती है। सोने के बाद ही मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, वरना इसे मुझ पर शक हो जाएगा। इन पैसों की वजह से ही तो मेरी पत्नी मेरे साथ इस घर में एडजस्ट होकर रह रही है, वरना तो अगर इसको मैं पैसे नहीं दूँ तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। उस आदमी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हर दिन मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी की अच्छी कीमत दिया करूँगा। तुम जानते हो ना कि मुझे जवान लड़कियों का शरीर बहुत पसंद है और तुम्हारी पत्नी ने अपने आप को फिट करके रखा हुआ है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई तो मैं किस लड़की का इंतज़ाम करूँगा। आज के टाइम में लड़की ज़्यादा कीमत में मिलती है और फिर वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही आती है। तुम्हारी पत्नी से मुझे बहुत फ़ायदा है। तुम अपनी पत्नी को मेरे भरोसे सारी रात के लिए छोड़कर चले जाते हो और सुबह होते ही उसे वापस ले जाते हो। इस तरह से तुम्हारी पत्नी को भी शक नहीं होता, तुम्हें भी पैसे मिल जाते हैं और मेरा भी काम हो जाता है। यह कहते हुए वो आदमी मेरे पति से कहने लगा कि अब तुम जाओ और अपनी पत्नी को मेरे कमरे में लेटा दो और सुबह टाइम से अपनी पत्नी को लेने के लिए आ जाना। मेरे पति ने जाते हुए उस आदमी को तसल्ली दिलाई कि वह सुबह टाइम से आ जाएगा। यह सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने मुझे गोद में उठाया और वो मुझे कमरे के अंदर लेकर जाने लगा। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे बेड पर लेटा दिया। मैं चुपके चुपके कमरे में देख रही थी। कमरा बहुत खूबसूरत बना हुआ था। मेरे पति कमरे से जा चुका था। थोड़ी देर के बाद वो आदमी कमरे के अंदर आया और उसने आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद लाइट भी ऑफ कर दी। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरा पति भला मुझे किसी दूसरे मर्द के हवाले करके कैसे जा सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो आदमी मुझे अपने हाथों से छूने लगा और मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने ज़ोर से चीख मार दी। घबराकर उस आदमी ने जैसे ही लाइट ऑन की, उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। यह आदमी उम्र में लगभग 50 साल का बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने नाइट सूट पहना हुआ था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने मुझसे कहा, खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा। मैंने रोते हुए उससे कहा कि तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो। वो आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मैं उसे धक्का देकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था कि मेरी आवाज़ कमरे से बाहर न जाए। मैंने कहा कि मुझे जाने दो। वह कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारी महंगी कीमत तुम्हारे पति को दे चुका हूँ। तुम्हारे पति मुझसे पैसे लेकर जा चुका है और आज तुम्हें होश कैसे आ गया कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हें कॉफ़ी नहीं पिलाई? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करूँ? ये इंसान मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं आज किसी तरह से अपनी जान छुड़ाना चाह रही थी, पर यह आदमी मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मैंने तभी टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट उठा लिया और उस बूढ़े आदमी के सिर पर दे मारा। वो दर्द से चिल्लाने लगा। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर भागती हुई सीधा घर से बाहर आ गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि यह सब कुछ मेरे पति का ही किया धरा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये सब कुछ जाकर पुलिस को बता दूंगी। अब पुलिस ही मेरे पति और उस आदमी को अरेस्ट करेगी। मैं फ़ौरन भागते हुए पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले मुझे लेकर मेरे घर चले गए। पुलिस ने मुझे तसल्ली दी कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर आपके पति ने ये सब कुछ किया है तो आपके पति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने मेरे घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा पति घबराता हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए आया। जैसे ही उसने दरवाजे पर मुझे और पुलिस को देखा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट कर लिया और जब उसकी पिटाई लगाई तो उसने सब कुछ उगल दिया और उस बूढ़े आदमी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति सुधर गया है,
मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे सब कुछ समझ आ गया था। बहुत दिनों से मेरे साथ यह घिनौना खेल खेला जा रहा था। पुलिस को जब मेरी प्रेगनेंसी वाली बात पता चली तो मेरा डीएनए टेस्ट करवाया गया था। यह बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का था जो रोज रात को मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करता था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। मेरा पति मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसे घटिया इंसान को कभी माफ़ नहीं करूंगी जिसने अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के हवाले बेच दिया था। मैंने अपने पति से कहा, काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। मैंने इस आदमी पर भरोसा करना शुरू कर दिया था और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं चक्कर खाकर गिर गई और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं अपने माता पिता के घर भी नहीं गई क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया था जिसको अपने फायदे के आगे अपनी पत्नी के इज्जत भी दिखाई नहीं दी थी। मेरे पति ने हमेशा गलत रास्ता चुना था, लेकिन गलत रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती। मेरे पति ने मुझे कहा कि मुझे जेल से निकलवा दो, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना केस वापस नहीं लिया, बल्कि पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पति को कड़ी से कड़ी सजा हो गई। मैंने अपना शहर भी छोड़ दिया और अपने पति के मकान को बेच दिया और उन पैसों से मैंने दूसरे शहर में छोटा सा एक मकान लिया। एक कमरे में मैं खुद रहती हूँ और दूसरा कमरा किराए पर दे दिया। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही है, लेकिन मेरी जान और इज्जत बच गई थी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियों और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कभी कभी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी का सहारा नहीं, बल्कि हम अकेले भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसी ज़िंदगी की मैंने अपने पति से उम्मीद की थी, वैसी ज़िंदगी मैं अकेले गुजार कर खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।